राजस्थान तो बिल्कुल यूज्ड हो चुका है, मतलब नीट इज हो गया, अच्छा नीट भी हो गया, क्या अच्छा रीट भी हो गया, एसआई भी हो गया, कांस्टेबल भी हो गया। आई मीन इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर, देयर इज अ लैक ऑफ विन। ये तो मानना बहुत मुश्किल है कि महाराष्ट्र में कोई एक इंसान जो कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है और वो खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये पेपर लीक करा। और मेरे ख्याल से उन्हीं का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को छुपा रहे हैं। ये तो आप उन चीजों को देख रहे हो जो पेपर लीक हुए और पता चले। जो पेपर तमाम, ये तो एक ही, ऐसा तो नहीं है कि नीट का ही पेपर लीक कराया जा रहा होगा। बहुत सारी परीक्षाएं जो होती हैं अलग लेवल पे, उनके पेपर लीक होते हैं। पहले क्या होता था कि लीक करना जो है लोकलाइज्ड होता था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। आज है कि आप अगर लीक करना चाहें तो आप ऑल इंडिया से पैसा कमा सकते हैं। हर पेपर लीक में हम सुनते हैं एग्जाम माफिया, और माफिया के नाम पे हमें 2-3 छोटे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने पेपर बेचे थे। लेकिन ये माफिया है कौन? बेस्ट इसके बच्चे ये कंप्यूटर एग्जाम करें ना, जर्नलिस्ट बन जाएं। जर्नलिज्म में तो लोग ऐसे भी नहीं आ रहे। हम मजाक में अक्सर कहते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है, जैसे हर किसी की परिभाषा है। जर्नलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हर एक्सपर्ट को बताता है कि ये काम कैसे कर, मतलब who advises everyone to do something which he himself doesn't know। जो खुद नहीं जानता है वो काम दूसरे को बताता है। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए हमेशा स्वागत है किसी का भी। अभी सीबीएसई वगैरह के भी रिजल्ट्स आए हैं जी। और जितने भी मीडिया बाइट्स देखिएगा उसमें 10 आउट ऑफ 6 बोलते हैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स, कोई नासा में काम करना चाहता है। मतलब इतने वर्षों में मैंने नहीं किसी को सुना कि जर्नलिस्ट बनना चाहता है। ठीक बात। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। और चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ एक लंबा चौड़ा मेहमानों का पैनल है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सारे न्यूज़ लॉन्ड्री के सहयोगी, इधर से मनीषा हैं, आनंद हैं, विकास हैं और हृदेश। लगातार आप इनको चर्चा में सुनते रहते हैं और भी अलग अलग शोज़ में देखते रहते हैं, तो आप सबका आज चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे ऑनलाइन जुड़ रही हैं जयपुर से तबीना अंजुम, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, और उनकी एक किताब है फ्रॉम डायनास्टी टू डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं और इन्होंने राजस्थान की जो पूरी राजनीति है उसके बारे में इस किताब में लिखा है। तो इस पर हम आज थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है तबीना, कि इसमें 2 बहुत अलग ज़मीन के लोग, दीप मुखर्जी जो कि जिनकी जड़ें बंगाल से हैं और तबीना अंजुम जिनकी जड़ें कश्मीर से हैं, 2 लोगों ने मिल के एक तीसरी ज़मीन जो राजस्थान की है, एकदम अलग ज़मीन, उस की राजनीति को समझने की और कोशिश की। तो ये विचार कहाँ से आया? क्यों आपको लगा कि राजस्थान की जो राजनीति है, इसकी कास्ट की, इसकी डेमोक्रेसी की, डायनेस्टी इसकी, इस पर बात करनी चाहिए? एक दिन ऐसे ही शाम को चाय पे, जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा हुई और हमने बोला कि आज मैंने पूछा 1 हफ्ते में आपने कितनी बायलाइंस लिखी, कितनी स्टोरीज लिखी, तो ही सेड कि मैंने 10-12 कर दी, मतलब 1200, 1500, 10,000 वर्ड। उसने कहा आपने? मैंने कहा 6-7 हजार वर्ड। ही सेड यार इससे अच्छा बेटर है, दीप मुखर्जी जो है, उन्होंने कहा तो इससे बचा हम किताब लिख दे। मैंने कहा हाँ लिख देंगे, किस पे किताब लिखे? फिर हम दोनों ने सोचा, और जो कि आपने कहा कि हमारे रूट्स यहाँ से नहीं है, उससे कहीं ना कहीं एक और जोड़ है, बिकॉज हमारे रूट्स यहाँ से कभी नहीं थे। और लेकिन जब भी यहाँ आए, यहाँ से, क्योंकि मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी पीएचडी वगैरह यहाँ से किया है, और आप जब एक स्टेट को समझते हैं, है ना, आई मीन आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टेट को होता है, आपके वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। मेरा तो न्यूज रूम्स में भी हुआ, उनका भी हुआ, लेकिन आप कई चीजें समझते हैं, आप राजनीति को समझते हैं, आप जातियों का क्या हिसाब किताब है आप उसको समझते हैं। बिकॉज मुझे नहीं पता 2008-9 से पहले मुझे नहीं पता था दलित क्या होता है, बिकॉज इन कश्मीर यू नो द पॉलिटिक्स एवरीथिंग it was always very different, लेकिन you understand things, I mean। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि जिसको बहुत क्लोजली देखा, लेकिन बहुत ऑब्जेक्टिवली भी देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा रूट्स तो यहाँ से थे नहीं, तो यू कुड सी, आई मीन, थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। कई इलेक्शंस जो कवर किए, 6 इलेक्शंस, 3 लोकसभा, 3 आपके असेंबली इलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस की जो स्टोरीज है, इलेक्शंस में लोगों का भाव, पॉलिसीज का क्या हो रहा है, और ये कहीं यहाँ पे जो कास्ट असर्शन है,
ये सब जो अपने को क्लोजली ग्राउंड पे जाके मॉनिटर करने का, रिपोर्ट करने का एक मौका मिला, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये किताब बहुत आसान होगा हमारे लिए लिखने का। नीट पेपर लीक का जो मामला है उस पर हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। मनीषा, आप इस मामले को देख रही, बेसिक चीज़ें तो बताइए कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसमें राजस्थान का नाम आ रहा है, सीकर का, और साथ में महाराष्ट्र का जिक्र आ रहा है कि महाराष्ट्र में। थोड़ा सा अगर आप इस पे हमें और डिटेल में बता पाएं कि ये मामला क्या हो रहा है और अभी कहाँ पहुंच रहा है। अभी जो अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि सीबीआई पूरी तहकीकात कर रही है, हाँ। उनके सोर्सेज के हवाले से हमें जो भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिल रहा है, अरेस्ट जो इन्होंने चेन बताई है वो ये है कि एक महाराष्ट्र में अरेस्ट हुआ गए हैं, उन्होंने बेचा किसी को गुड़गांव में, और गुड़गांव के जो व्यक्ति उन्होंने फिर भेजा ये बिवाल फैमिली को, जो सीकर की सीकर है, में जो एक काफ़ी वहाँ की पावरफुल फैमिली आप कह सकते हैं। यूथ बीजेपी से उनका लिंक है और बड़ा घर है। उनकी फैमिली में 4 लोग पास कर चुके हैं, आज एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी आया। हाँ, तो अब जो महाराष्ट्र से अरेस्ट हुआ है, अब अभी तक जो सीबीआई बता रही है कि वहाँ से गुड़गांव आया, गुड़गांव से राजस्थान गया, ये तो मानना बहुत मुश्किल है कि महाराष्ट्र में कोई एक इंसान जो कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है और वो खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये पेपर लीक करा। और मेरे ख्याल से उन्हीं का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को छुपा रहे हैं। सो सबसे पहले वाइफ का भी यही स्टेटमेंट आया शायद। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि ये लीक अंदर से, जो ऑब्वियसली अंदर से ही हुआ होगा, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि सिस्टम के अंदर से ये कैसे गया, क्योंकि नीट की जो पूरी प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। पेपर सेट होने में भी जो टीचर्स जाती हैं उनको बिल्कुल एक बंकर लाइक फैसिलिटी में रखते हैं, उनको बाहर से कोई उनका ताल्लुक नहीं हो सकता। हर चीज़ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर भी अगर कोई लीक होता है तो सबसे पहले तो एनटीए के अंदर ही, या जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस सब जब तक हमें उसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पेपर लीक में हम सुनते हैं एग्ज़ाम माफिया, और माफिया के नाम पे हमें 2-3 छोटे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने पेपर बेचे थे, लेकिन ये माफिया है कौन? बार बार हम जब डायल्यूशन ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं और हमेशा आरक्षण से जो लोग आते हैं उनकी बात करते हैं, ये तो आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो पेपर लीक हुए और पता चले। जो पेपर तमाम, ये तो एक ही, ऐसा तो नहीं है कि नीट का ही पेपर लीक कराया जा रहा होगा। बहुत सारी परीक्षाएं जो होती हैं अलग लेवल पर, उनके पेपर लीक होते हैं। ये जो कोचिंग सेंटर्स का कारोबार लगा है, एक ज़माने में जब मैं एचआरडी मिनिस्ट्री को भी कवर करता था तो कपिल सिब्बल साहब एक योजना लाए थे, आप उसमें शायद बता सकें ज़्यादा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी, मार्क्स भी वेटेज तय करने में IIT और दूसरे एग्जाम में उनका भी रोल होगा। ये नहीं है कि आप 12वीं, आजकल लोग क्या करते हैं, डमी स्कूल के माध्यम से, मैं खुद जानता हूँ अपने बच्चों के और आसपास दोस्तों के बच्चों को देखते हुए कि कैसे लोग स्कूल भेजना ही नहीं चाहते, सीधे कोचिंग सेंटर ही भेजते हैं 10वीं के बाद, और कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आपको 12वीं के रिजल्ट का भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब 12वीं आप पास हैं और वी विल गेट यू थ्रू। सो दीज आर द कंडीशंस। ये जो कंडीशंस हैं ये इस स्थिति की जमीन तैयार करते हैं जहां पर इस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। छोटे एग्जामिनेशंस में लीक्स ज़्यादा हैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में। नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में अभी भी लीक कम है। देश का सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा है यूपीएससी की आज तक पेपर लीक नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? पर Why do you think UPSC हाँ, तो उस पर मैं आऊँगा। तो और मेरे ख्याल से उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस का और संस्थानों को एक मानक लेना चाहिए कि यूपीएससी के पास क्या सिस्टम है जो लीक नहीं होता है और लोगों को, और क्यों एनटीए खुद जो है एक सिर्फ नोडल एजेंसी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। बहुत सारे इसके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये बहुत सारे इसके एम्प्लॉय जो हैं फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है। और इसका जो जैसे CUET PG, CUET UG और IIT, ये सभी एग्जामिनेशन एनटीए कराता है। उसमें कुछ एग्ज़ाम्स जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है वो सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कि और भी वादास्पद होगा कि CBT से होगा। अब CBT से होगा, CBT में और समस्याएं आती हैं, और 22-23 लाख इसके परीक्षार्थी हैं। उसका मतलब है कि 22-23 लाख आपको कंप्यूटर टर्मिनल्स चाहिए,
और ये टर्मिनल्स जो इंस्टीट्यूट्स बहुत रहते हैं वो सभी सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी। कई जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे, तो जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इसके सेंटर्स हो जाते हैं। और एनटीए के दूसरे एग्ज़ाम्स खुद विवादास्पद हुए हैं कि यहाँ से जो है इस कंप्यूटर सेंटर से किसी ने ये लीक कर दिया, किसी ने वो लीक कर दिया। और मेरा कहना है कि OMR शीट, उनका कहना है कि जो प्रीलिम्स लेवल का OMR शीट वाला एग्ज़ाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो समस्या है, लेकिन OMR तो UPSC भी यूज़ करता है प्रीलिम्स में, मेंस में लिखना पड़ता है, लेकिन प्रीलिम्स में वो उसके साथ तो समस्या नहीं आई। इस सरकार की 2 बड़ी संस्थाएं जिनका गठन हुआ, एक प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग और दूसरा ये NTA। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रलाइज एग्ज़ाम करेंगे और तरह, मगर दोनों की साख जो है पिछले सालों में इतना गिर गई है, और NTA की तो खासकर, जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, और अकेले नीट ने इतनी गिरा दी है, तो वो एक ये चीज़ भी दर्शाती है कि किस तरीके से नीतिगत जो फैसले हैं सरकार के और उस नीति को ठीक से लागू करवाने में भी दिक्कत है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि उनको पता है कि किस ज़िले में कौन माफिया है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि ज़िले में कौन माफिया है तो आप उसको पहले से क्यों नहीं पकड़ रहे? आपका सिस्टम बाद में क्यों जाग रहा है? सीकर में, राजस्थान में इसको लेके क्या हलचल चल रही है? नीट, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ होगी? ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ के लोग बहुत यूज्ड हो चुके हैं पेपर लीक को लेके। आपको याद होगा कुछ साल पहले रीट एग्जामिनेशन, रीट, जिसमें मनीषा व्हेन यू वर सेइंग कि 40-50 लाख रुपीस देके लोग नीट की सीट खरीद रहे हैं। रीट में जो टीचर्स है जो अपना कोचिंग कर रही थी बेचारी, इतनी सारी महिलाएं, पुरुष है ना, अदर जेंडर, और तब भी यही हुआ, और अभी भी वो SOG उस केस को संभाल रही है। मुझे तो ये भी पता है कि कितनी इसका एक आफ्टर इफेक्ट्स भी कितना होता है। और आपका SI के यहाँ पे जो है कांस्टेबल भर्ती, तो राजस्थान तो बिल्कुल यूज्ड हो चुका है। मतलब नीट हो गया, अच्छा नीट भी हो गया क्या, अच्छा रीट भी हो गया, SI भी हो गया, कांस्टेबल भी हो गया। आई मीन इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर, देयर इज अ लैक ऑफ विल, क्योंकि इतनी बार हुआ है और ऑपोजिशन या रूलिंग गवर्नमेंट एक दूसरे को टोकती है, बोलती है, क्रिटिसाइज करती है, पर इसको अभी भी फिक्स नहीं किया गया। अभी CBSE वगैरह के भी रिजल्ट्स आए हैं जी। और जितने भी मीडिया बाइट्स देखिएगा कि आगे क्या बनना चाहते हैं, जितने 10th के टॉपर, 12th के, तो मतलब कि एक ने किया था, डाला था कि उसमें 10 आउट ऑफ 6 बोलते हैं IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स, कोई नासा में काम करना चाहता है। मतलब इतने वर्षों में मैंने नहीं किसी को सुना कि जर्नलिस्ट बनना चाहता है। ठीक बात। ऐसी मतलब ऐसी दुर्गति हो रखी है। 10वीं के बाद होगा, 12वीं के बाद तो हमें हर रोज फोन करते हैं लोग की और पैसे की ऐसी दुर्गति हो रही है। तब बनना चाहते हैं जब ये सारा हो फेल हो जाते हैं, ट्राई करके फिर सारी परिक्रमा करके आ जाते फोन आते हैं हैं। कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत सारे IAS वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका टर्म्स खत्म हो जाते हैं, 4 टर्म खत्म होने के बाद चलो पत्रकार बनते हैं। हमारे राज्य में तो ये पूरी धारणा है कि फेल हो चुका है सब जगह से। जो कुछ नहीं कर सका वो वकालत कर रहा है या पत्रकारिता कर रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री, आप लोगों को पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने विज्ञापन से पूरी तरह से आज़ाद रहते हुए, मुक्त रहते हुए पत्रकारिता करने का एक विकल्प चुना, एक रास्ता चुना। और उसकी एक वजह थी, बड़ी ख़ास वजह ये रही कि पत्रकारिता बहुत सारे अदृश्य, बहुत सारे दबावों से जूझती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन खबरों को, बहुत सारी खबरों को जिनका पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हित से जुड़ी होती हैं और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें आती हैं। बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और तमाम लोग। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि सरकारों के ऊपर, कॉरपोरेशंस के ऊपर निर्भरता न रहे, क्योंकि उनका विज्ञापन कई बार खबरों को दबाने का काम करता है, बहुत ज़रूरी सूचनाओं को हटाने बढ़ाने का काम करता है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये तय किया कि हम विज्ञापन से आज़ाद एक पत्रकारिता करेंगे ताकि कम से कम जो पब्लिक इंटरेस्ट है जर्नलिज्म का वो पूरी तरह से स्थान पा सके, जगह पा सके। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आप जो मीडिया की कमान है, मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा योगदान करें। न्यूज़ लॉन्ड्री की मदद, आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें, ताकि हम इस कारवां को, इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें। पिछले 12 से 15 सालों में लगातार आपने हमें मदद की है, अब हमें फिर से आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ज़रूर से। आपको एक QR कोड
कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग किसी भी तरह के अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे सब्सक्रिप्शन है उसको आप स्कैन करके अपने मन मुताबिक रकम चुनें और न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करते रहें। एक और विषय है जिस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत फ्लक्स मारा है इस पूरे हफ्ते में, सोना खरीदे ना, विदेश की यात्रा ना करें। उस पर बहुत सारे अब स्टैंड अप्स भी आ रहे हैं कि जैसे लोग हर दिन इस देश में जो 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर हैं सरकारी, वो लोग सोना ही खरीद रहे हैं और पेट्रोल डीजल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऐसे तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने अपील की हैं देश के लोगों से। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को लेकर आपका एक नज़रिया क्या बन सकता है? अभी इनके पास है कि 20% तेल का जो है अब अवरोधित है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पिछले फरवरी से अभी तक 50% जो है तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो अब फरवरी से अभी तक तो ग्लोबल प्राइसेस, भारत में नहीं, ग्लोबल प्राइसेस तो इन्होंने अब चुनाव के साइकिल में या कुछ भी कहिए कुछ वृद्धि की नहीं। इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रखना एक चुनावी प्रेशर भी है। अब वो इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करेगा, करना भी मतलब कि प्राकृतिक उसका एक परिणाम ये भी है कि करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये सब अंकुश ने जो है वो कंज्यूमिंग जो इंडियन है, जो 90 का भारत का बाद का जो ये सब तरह का जो है कंज्यूमरिस्ट इंडियन को ये सब देना कि ये मत करो वो मत करो, तो वो अपील मात्र ही है। अब बहुत कंज्यूमरिस्ट जो है ये सब गैर जरूरी खर्च क्या है इसकी परिभाषा जो है भारतीय मानसिकता में बदल गई है कि गैर जरूरी खर्च क्या है। और इसको ना अब जो लोग जिस तरह से उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं वो भी थोड़ा मायने रखता है। जैसे जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा तो लाल बहादुर शास्त्री की बात में बड़ा दम था। लोगों को लगता था कि ये खुद आदमी एक टाइम ही खाता है, तो हमसे कह रहा है अगर एक टाइम खाने के लिए तो माना जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस दिन कहा उसी दिन शाम को वो निकल गए वहां पे वो रोड शो लेके जिसमें 150 गाड़ियां दौड़ रही हैं आगे पीछे। तो पेट्रोल बचाने की बात खोखली लगती है। सो गोल्ड ना लेना, फॉरेन ट्रिप ना जाना, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि बहुत ही इम्पैक्ट ज़्यादातर हिंदुस्तानियों पे होगा। लेकिन एक चीज़ जो है, जो फर्टिलाइजर्स की उन्होंने बात करी कि आधे कर दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है फार्मर्स को बोलना कि आप फर्टिलाइजर है ना। और यूरिया जो हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होता है उसका प्राइस मेरे ख्याल से वॉर की वजह से ऑलमोस्ट 80% बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकती है अब। लेकिन दो चीज़ें मुझे लगता है कि आप और इसमें हम विवेक कौल ने बहुत अच्छा पीस लिखा है न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत से फैक्टर्स हैं अभी, वॉर तो है ही, लेकिन वॉर से पहले भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन, ग्रोथ, ये सब जो रुपये का गिरे जा रहा है, वो जो एक साल से हम सुनते आ रहे हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो अब सिर्फ एक मॉरल पर्सुएजन से आप नहीं फाइट कर सकते इन सारे फैक्टर्स को। सो ज़रूर ये बात सही है कि वॉर के दौरान आप बोलेंगे कि कंजम्पशन कम करें, जितने भी बचत कर सकते हैं करें, वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन ये मॉरल पर्सुएशन से आप ये जो लूमिंग थ्रेट्स हमारी इकोनॉमी को फेस करें वो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो मैं अच्छी बातें दूसरे राज्यों की बताता हूँ, लेकिन जब कमजोरी होती है तो अपने राज्य के बाद चला जाता हूँ, मुझे लगता है। हाँ, और उसमें मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं उसको चाहता हूँ कि वहाँ सुधार हो। तो हमारे जो मंत्री साहब हैं वो प्रधानमंत्रियों का और गृह मंत्री का कोई सबसे ज़्यादा कर्तव्य परायणता से पालन करते हैं, तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री और उनकी काबीना के दूसरे मंत्री, जो उनके कैबिनेट के दूसरे लोग हैं, वो करते हैं। तो अब इसमें एक हमारे मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जो बहुत फेमस हैं। हाँ, जो मसूरी से शायद MLA है। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने स्कूटी पहले दिन जो है कहते ही निकाली और स्कूटी लेके वो विधानसभा या जहाँ भी अपने दफ्तर पहुंचे। तो लेकिन उनके पीछे कोई दूसरे कैमरामैन भी, ये पत्रकार भी खुराफाती हैं बहुत, वो पीछे शूट कर रहे थे, उनका पूरा कैवलकेट भी पीछे से था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूटी वो यूज कर रहे थे वो किसी और की थी और उसका इंश्योरेंस और पोल्यूशन दोनों एक्सपायर हो चुका था। राइट। तो उतना होने के बाद भी, मतलब मैं क्या कहूँ, इसे निर्लज्जता की हद देखिए। अगले दिन गणेश जोशी जी फिर निकले, फिर किसी की स्कूटी लेके निकले और फिर वो किसी दूसरे की स्कूटी थी। तो उस पत्रकार ने, अजीत राठी जी हमारे एक वहाँ के हैं, उन्होंने दोनों ही जो है पहले दिन का भी और दूसरे दिन का विद, क्योंकि आजकल नंबर से रजिस्ट्रेशन की कॉपी निकल जाती है, तो वो लगा दिया। तो उनसे के बाद उनसे पूछा गया कि भाई आपको अगर इतनी मुश्किल है तो आप एक स्कूटी खरीद ही लो ना, जब प्रधानमंत्री के ऑस्टेरिटी मेजर्स को आप इतने
दिल से ईमानदारी से मानना चाहते हैं तो उनके ईवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उनके जो उसने कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी, ये लोग जो है नेताओं का, मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ दिखावा दिमाग वो है, अदरवाइज पहले भी लोग करते ही रहे। तो इनका, उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऑर्डर किया है और कुछ दिनों में स्कूटी आ जाएगी। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।